नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीवी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ हल्के फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में शुरू किया मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान। स्वदेशी प्रोजेक्ट युद्धपोत विंध्यगिरी को भी करेंगी लॉन्च। कहा, युवाओं में बढ़ती नशाखोरी चिंता ही नहीं, चिंतन का विषय। पारंपरिक कौशल से जुड़े ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों को लक्ष्य कर केंद्र सरकार शुरू कर रही है पीएम विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर से होगी योजना की शुरुआत। कौशल उन्नयन के साथ रियायती दर पर मिलेगा 2 लाख रुपए तक का लोन। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने योजना के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, मोदी सरकार ने उठाए हैं ओबीसी हित के लिए कई अहम कदम। हाल में हुई बारिश के कहर से हिमाचल प्रदेश में 71 लोगों की मौत, 38 लापता। उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन से तबाही। पंजाब में भाखड़ा बंद से पानी छोड़ने पर 5 जिलों में बाढ़। सेना ने 213 हेलीकॉप्टर और 422 को नाव से निकाला। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को सराहा। गांधीनगर में डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी स्थापित करने की जताई उम्मीद। वाराणसी में U20 शिखर सम्मेलन तो वहीं बेंगलुरु में G20 देशों के बीच आज भी सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचे पर चर्चा। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में कर्नाटक लोकायुक्त ने बीदर, धारवाड़, कोडागु, रायचूर, दावणगेरे और चित्रदुर्ग समेत 48 स्थानों पर की छापेमारी। इंजीनियर और कांस्टेबल समेत कई सरकारी अधिकारियों के आवास पर चल रही है रेड। कई जगहों पर जिलाधिकारियों के आवास की भी ली तलाशी। भारत के मिशन चंद्रयान के लिए आज का दिन बेहद अहम। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल आज होंगे अलग। इसके बाद शुरू होगी लैंडर की डी ऑर्बिटिंग प्रक्रिया। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता में है, जहां उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण अभियान को शुरू किया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पश्चिम बंगाल को नशे से आजादी के लिए मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत की। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपति ने दीप जलाकर किया। उन्होंने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के भाइयों और बहनों को सिर पर कलश देकर इस अभियान को आगे बढ़ाया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं में बढ़ती नशाखोरी पर बात करते हुए कहा कि ये केवल चिंता का नहीं बल्कि चिंतन का भी विषय है। गांव में जिस तेजी से नशे के सेवन बढ़ रहे हैं, इस पर चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन ये समय केवल चिंता का नहीं है बल्कि चिंतन का और समाधान की ओर तेज गति से बढ़ने का समय है। आध्यात्मिक चेतना, चिकित्सा, सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा इस शक्ति से सुधार लाया जा सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अगर आप किसी वजह से नशे की गिरफ्त में आ गए हैं तो आपको अपने आसपास एक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों और संस्थाओं से सहायता लेने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग नशे का सेवन करते हैं उनमें मेरा अनुरोध है कि नशे के लत को अपना जीवन बर्बाद करने मत दीजिए। अगर आप किसी तरह के तनाव में हैं तो अपने दोस्तों, अपने परिवार या अपने आसपास के किसी व्यक्ति या संस्था से बात करें।
कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका आप अपनी इच्छा शक्ति से सामना नहीं कर सकते हैं। नशे की लत को छोड़ना बिल्कुल संभव है और आज से ही आप इस प्रयास का शुरू कर देना चाहिए। सेना की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता में विंध्यगिरी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगी। क्या है विंध्यगिरी प्रोजेक्ट, आइए जानते हैं। विंध्यगिरी 17A फ्रिगेट्स का छठा जहाज है। भारत में बने विंध्यगिरी को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने इन हाउस डिजाइन किया है। इसका नाम कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में बनाया गया है। इस पर ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती हो सकती है। इस युद्धपोत में बेहतर स्टील फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम है। तकनीकी रूप से उन्नत ये फ्रिगेट अपने पूर्ववर्ती लेने क्लास ASW फ्रिगेट INS विंध्यगिरी को विशिष्ट सेवा के लिए एक तरह से श्रद्धांजलि है। नवनिर्मित विंध्यगिरी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी समृद्ध नौसैनिक विरासत को संभालने के लिए तैयार है। प्रोजेक्ट 17A के तहत मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को 4 और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को 3 जहाज़ों का निर्माण सौंपा गया था। इस परियोजना के पहले 5 जहाज तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, नीलगिरी, हिमगिरी लॉन्च किए जा चुके हैं। भारत में पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर इन सभी जहाज़ों के नाम रखे गए हैं। इस परियोजना को स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला का निर्माण करने के लिए लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट 17A का कुल मूल्य लगभग 25,700 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों के उपकरणों और प्रणालियों के लिए 75% ऑर्डर MSME सहित स्वदेशी फर्म से मिले हैं। विंध्यगिरी की लॉन्चिंग आत्मनिर्भर नौसैनिक बल के निर्माण में की गई अविश्वसनीय प्रगति का एक उपयुक्त प्रमाण है। हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी उपलब्धि ये प्रोजेक्ट। रमा, देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि ये गार्डन रिच शिप बिल्डर हमारी केंद्रीय सरकार की एक संस्था है। तो जिन्होंने ये बात कह रहे हैं, ये फैलाने की कोशिश में है कि सब कुछ बेचा जा रहा है और देश में जो कुछ भी है वो सब बाहर की लोगों के हाथ पे चला जा रहा है। इसी जगह पर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की शासन में ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इस तरह से एक के बाद एक नौसेना के लिए या बाकी लोगों के लिए जहाज बना के, पोत बना के दे रहे। बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, जैसे आप कह रही थी कि ये नौसेना के लिए काफी भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक सफल और MSME के पास से, हिंदुस्तान की MSME के पास से 70 से 80% जो कुछ भी जरूरत है इसमें हार्डवर्क बनाकर ये जहाज बनाना और एकदम सक्सेसफुली। देखिए, नौसेना को जब दिया जा रहा है रमा, पहले काफी सारे जांच पड़ताल के थ्रू ये विंध्यगिरी या चाहे पहले जितने सारे जहाजे पोते दिया गया है, इसकी कई सारे जो है प्रैक्टिस किया गया है, कई सारे इसके थ्रू जाना पड़ा। तो अब नौसेना हमारे गार्डन रिच की बना हुआ एक पोत के हिसाब काम पे लगा के पूरे देश की जो सीमा है उस सीमा को उन्होंने इस तरह से प्रोटेक्शन देंगे। पूरे देश को इस तरह से हम लोगों को चैन की नींद सोने का मौका मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि। जब आत्मनिर्भर भारत की बात कहा जा रहा है, तब आत्मनिर्भर नेवी, आत्मनिर्भर गार्डन रिच जैसे संस्थाएं, आत्मनिर्भर MSME, ये सारे आत्मनिर्भर की जो कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाने की बात कहते, तो ये उसी के सिलसिला में, उसी कड़ी में एक दूसरा कदम या एक और कदम मैं कहना चाहूंगा रमा। बिल्कुल प्रसन्नजीत, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, स्वदेशी जंगी जहाज है, बेहद ऐतिहासिक भी इसे कहा जा सकता है अगर हम उपलब्धियों की बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, और अब नेवी में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं,
एक बड़ा, चाहे इसका नाम हो चाहे तकनीक हो, उन सबको लेकर एक बहुत बड़ा उदाहरण है स्वदेशी क्षमता का। बिल्कुल विंध्यगिरी। देखिए हम जब बचपन में भूगोल में, रमा आपको याद होगा कि हम भूगोल में पढ़ते थे कहां कहां क्या पर्वत, और हम तो बंगाल में रहते हैं, हमारी यहाँ से 560, 550, 600 किलोमीटर दूरी पे हिमालय है और थोड़ी दूरी पे हिमालय की दूसरी दूसरी जगह है। तो ये जो नामकरण की एक सिलसिला है, ये जो सिलसिला को इस तरह से सोचा जा रहा है जिसमें भी आत्मनिर्भर से तो है ही साथ है सोच का स्वदेशीकरण, और ये सोच कि हमारी हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ विदेश से लाना पड़ेगा, ये सोच को बदलना, जैसे कर्तव्य पथ बनाना, तो ये सोच बदलने की एक सिलसिला है। तो ये नाम भी विंध्यगिरी, जो हम, जैसे मैं कह रहा था कि हम सब भूगोल में क्लास 7-8 में पढ़े थे शायद, तो ये विंध्यगिरी जब वापस हमारे दिमाग में आने लगे हैं, वापस हमारी सेनाएं जब इस नाम को लेकर किसी दुश्मन की सामना करेंगे, तो एक अलग किस्म का आत्मनिर्भर का सोच उनके अंदर में होना चाहिए और होगा भी। तो इसीलिए नाम, गार्डन रिच और ये सब कुछ मिला के हिंदुस्तान की एमएसएमई, ये सब कुछ मिला के एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम है। रमा, बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत हमारी क्षमता और इसके साथ ही नौसैनिक बेड़े की बढ़ती ताकत का ये प्रतीक है। बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे ताजा खबर की। भारत का मिशन चंद्रयान 3 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हर रोज ये स्पेसक्राफ्ट नई मंजिल की ओर सफलतापूर्वक बढ़ रहा है। आज का दिन भी काफी अहम है। आज चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। अब चंद्रयान का कोई ऑर्बिट नहीं बदला जाएगा। फिलहाल ये 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। कल 16 अगस्त को चांद के चारों तरफ ऑर्बिट मैन्यूवर पूरा हो चुका है और अब लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी। सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा। इसरो के बेंगलुरु स्थित सेंटर में टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान 3 पर नजर रखी जा रही है। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था। इसी दिन चंद्रयान ने चांद की पहली तस्वीरें जारी की थी। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ कह चुके हैं कि इस बार चंद्रयान 2 वाली गलती नहीं दोहराएंगे। उन्होंने कहा है कि ईंधन की कम खपत, दूरी की सही गणना और सभी एल्गोरिदम के काम करने पर ठीक से नजर है। और हमारे संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ बेंगलोर से हमारे साथ मौजूद है। आयशा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिशन के कितने करीब चंद्रयान 3? जी देखिए रमा, इस वक्त प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से जो लैंडर है विक्रम, वो अलग किया जा रहा है। बस 1-2 मिनट में ये पूरी तरह से सेपरेट हो जाएगा और प्रोपल्शन मॉड्यूल और जो लैंडर है, इन दोनों का 34 दिनों का सफर यहीं तक खत्म होता है और अब लैंडर आगे बढ़ेगा, यानी विक्रम आगे बढ़ेगा चांद की ओर, चांद की सतह की ओर 100 किलोमीटर की दूरी, 100 × 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आगे बढ़ेगा। ये बहुत ही दिलचस्प ऑपरेशन है रमा, और इसरो के वैज्ञानिकों से अभी मैंने बात की बेंगलोर के एस्ट्रैक में जो टेलीमेट्री सेंटर में ये प्रक्रिया चल रही है, तो बहुत उत्साह, बहुत जोश है यहाँ पर वैज्ञानिकों में। और ये लैंडर लगभग औपचारिक तौर पर अब ऐलान किया जाएगा कि सेपरेट हो चुका होगा, क्योंकि जब मैंने बात की तो मुझे बताया गया कि 3 मिनट के अंदर ये सेपरेट हो रहा है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है ये सेपरेट हो चुका है, लेकिन ये जो आगे लैंडर का सफर है ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि अब आगे चलकर ये 100 किलोमीटर, चंद्रमा की 100 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचेगा और फिर उसका ऑल्टीट्यूड जो है 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा और वहां से इस लैंडर को, विक्रम को 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना है। और फिर जैसे जैसे 23 तारीख करीब आएगी
उसके बाद ये ब्रेकिंग सिस्टम्स एक्टिवेट किए जाएंगे, यानी इसकी गति बहुत धीमी करनी होगी, इतनी धीमी करनी होगी कि लैंडर जब चांद की सतह पर लैंड करेगा तो उसकी गति जो है केवल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होना चाहिए। तो ये और भी दिलचस्प कार्य ये है कि इस वक्त लैंडर जो है विक्रम वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, यानी हवाई जहाज की तरह इस तरह से मुड़ता हुआ जा रहा है। और अब सबसे बड़ी चुनौती है इसको वर्टिकल 90 डिग्रीज पोजीशन पे खड़ा करना है, यानी 90 डिग्रीज के एंगल पर जब वो खड़ा होगा तो उसके पैर चांद की सतह के और मोड़े जाएंगे। और ये सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी मनूवर है। और लैंडिंग का 15 मिनट के जो आखिरी क्षण होंगे 23 अगस्त को, ये क्षण है द मोमेंट्स ऑफ टेरर, जिसे शिवन जो इसरो के पूर्व चेयरमैन ने कहा था, क्योंकि ये बहुत ही अहम पड़ाव होता है और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो इस वक्त इसरो के वैज्ञानिक लगभग ये प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और ये लैंडर जो है आगे बढ़ रहा है। और बहुत ही दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे लैंडर चांद की सतह की ओर पहुंचेगा, ये चांद का एक जायजा लेगा, यानी एक सर्कल में ऊपर से उड़ेगा, जिस तरह से एक मधुमक्खी उड़ती है, ठीक उसी तरह से जायजा लेगा और अपने सेंसर्स के जरिए देखेगा कि कहां पर उसको लैंडिंग करना है। और खास बात यह है रमा कि इस बार लैंडर के लिए जो लैंडिंग की जगह है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि लैंडर जब लैंड करेगा पिछली बार की तरह कोई गलती ना हो तो सीधे इस जो दायरा बढ़ाया गया है 500 मीटर इंटू 500 मीटर, ये दायरा जो है ज्यादा है और जब ये लैंड होगा तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। और इसरो के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर सोमनाथ, उन्होंने हमें ये बताया था कि इस बार जो लैंडर का जो मॉड्यूल है वो पूरी तरह से फेलियर बेस्ड, यानी जो चंद्रयान 2 से जो फेलियर्स हुए थे, जो तकनीकी खराबियां जो मिली थी, उसको देखते हुए, उसकी तमाम फीडबैक्स को देखते हुए मार्जिन्स रखी गई हैं। यानी जहां भी ऐसा लगता है कि कुछ यहां पर खामी आ सकती है, कुछ कमी हो सकती है, तो उसमें मार्जिन्स बैकअप सिस्टम लगाए गए हैं, मार्जिन्स लगाए गए हैं। तो लैंडर अब आगे बढ़ रहा है, विक्रम के साथ जो है रोवर है, और जैसे ही 23 तारीख को सॉफ्ट लैंडिंग होगी विक्रम की चांद की सतह पर, साउथ पोल पर, यानी दक्षिण ध्रुव पर भारत प्रयास कर रहा है सबसे पहले पहुंचने के लिए। हालांकि रशिया का लूना 25 मिशन भी इस ओर बढ़ रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह होगी कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। भारत ने इस मिशन को बड़े ही सोच समझे तरीके से तैयार किया है, और जो लैंडर साउथ पोल पर उतरेगा, भारत विश्व का चौथा बड़ा देश बन जाएगा जो इतिहास रचेगा चांद पर। और फिर लैंडर और रोवर दोनों मिलकर अपने अपने जो पेलोड्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स को शुरू करेंगे। तो इसरो के एस्ट्रैक सेंटर में इस वक्त उत्सव का माहौल है, उत्साह है साइंटिस्ट में, और ये उत्साह अब 23 तारीख तक बरकरार रखना है इन वैज्ञानिकों को, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग पूरी तरह से सफल रहे। बिल्कुल, उत्सव का माहौल और उत्साह आपकी आवाज से भी आयशा साफ तौर पर झलक रहा है। आपसे यही जानना चाहेंगे, हालांकि भारत इतिहास बनाने की राह पर है, लेकिन जो आज का पड़ाव है, आज का ये जो चरण है, इसके प्रति जो इतना उत्साह है और ये सफलतापूर्वक होना कितना बड़ा आगे की यात्रा के लिए मार्ग प्रशस्त करता है? जी देखिए रमा, अब औपचारिक ऐलान करना बाकी है इसरो की तरफ से, और लैंडर लगभग प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है। और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है अलग होने के बाद भी ये अपनी ऑर्बिट में घूमता रहेगा और ये लैंडर पर नजर बनाए रखेगा। इसके अलावा लैंडर जब चांद पर उतरेगा, इस पर नजर बनाए रखने के लिए चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है पहले से ही, वो भी इसकी मदद करने के लिए उस पर निगाह बनाएगा और उससे संपर्क साधेगा। तो ये जो है बहुत ही दिलचस्प ऑपरेशन इसरो की तरफ से हुआ है, और इसरो ने, जैसे कि मैंने बताया, इस ऑपरेशन में वो तमाम इवैल्यूएशंस किए हैं, वो तमाम इंटीग्रेशंस किए हैं, तमाम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसके जरिए गलती की सीमा बहुत कम है, गलती की गुंजाइश बहुत कम रखी गई है। तो भारत जब साउथ पोल पर लैंड होगा, भारत के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम होगा। जैसे ही लैंडर 23 तारीख को साउथ पोल पर लैंड करेगा,
ये जो है पूरे 14 दिन तक यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट्स को वहाँ पर शुरू कर देगा और उसके बाद रोवर डिप्लॉय होगा। यानी जैसे ही लैंडर लैंड होगा तो उसका एक रैंप निकलेगा और रैंप से रोवर जो छोटा सा 25 केजी वजन का एक छोटा सा रोबो है और वो चलता हुआ चांद की सतह पर वो टहलने लगेगा। यानी करीब 500 मीटर की दूरी पर वो चांद की सतह पर टहलेगा और इसके जो प्रज्ञान इसे कहते हैं, प्रज्ञान के अंदर भी कई एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। प्रज्ञान में भी कई पेलोड्स लगे हुए हैं जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि चांद पर किस तरह से जो सिस्मिक एक्टिविटीज होते हैं, यानी चांद पर कभी कभी भूकंप के जैसे एहसास होता है, ये क्यों होता है, और साउथ पोल पर जो आइस बर्फ की मौजूदगी है ये किस तरह से बनी है, और जो अलग अलग प्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो है लैंडर और विक्रम दोनों मिलकर करेंगे। देखिए लैंडर लैंड करने के बाद इसका संपर्क सीधा बेंगलोर के आइस्ट्रैक टेलीमेट्री सेंटर जो पीनिया में है यहाँ से स्थित होगा। इसके अलावा ISDN यानी इंडियन स्पेस डीप नेटवर्क जो बेंगलोर के बायलूर सेंटर में है यहाँ पर भी ट्रैक किया जाएगा। और यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी तरफ से, यूरोपियन स्पेस यूनियन ने भी अपनी तरफ से इसको ट्रैक करने का आश्वासन दिया है। तो इस पर निगाह रखी जाएगी और ये दिलचस्प होगा रमा के जो रोवर होगा, जो प्रज्ञान बाहर निकलेगा, ये लगातार 14 दिन तक यहाँ पर काम कर। देखिए चांद का एक दिन धरती के 14 दिन होते हैं, तो जैसे ही सोलर पैनल्स एक्टिवेट किए जाएंगे ये दोनों रोवर और लैंडर फीडबैक देना शुरू करेंगे, सिग्नल्स देना शुरू करेंगे और यहाँ पर जो वैज्ञानिक बेंगलोर के आइस्ट्रैक सेंटर में बैठे हुए हैं ये तमाम डेटा जुटाते रहेंगे। तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बेहद उत्साहवर्धक है और बेहद दिलचस्प जानकारी भी आप दे रही हैं जो नई जानकारियों के द्वार तो खोलेंगे। इसके साथ ही स्पेस सेक्टर में, स्पेस के क्षेत्र में भारत के बड़े कदम। बहुत शुक्रिया आयशा पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए टीवी न्यूज। 20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। यहाँ मानसून शुरू होने के बाद से अभी तक 327 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 13, 14 और 15 अगस्त को हुई भारी बारिश से आई आपदा में 71 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लापता लोगों की संख्या 38 है, जिनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF और NDRF के साथ अब सेना भी जुट गई है। आपदाग्रस्त इलाकों से लोगों को बचाने का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के सामने पहाड़ जैसी चुनौती है। वो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जहां राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, वहां भी जरूरी सामग्री की उपलब्धता के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों को प्रभावितों को खाद्य पदार्थों, चिकित्सा सुविधा और एंटीवेनम दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने को कहा है। हालात ऐसे हैं कि राज्य के बुनियादी ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, फिर चाहे वो बिजली की बात हो या सड़कों की। पीने के पानी की भी किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला के समर हिल इलाके में 14 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद
बचाव अभियान लगातार जारी है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। लापता 21 लोगों में से अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण आज हमारा बने नीचे हुए हैं। कंटिन्यू करीब 500 फीट से नीचे और काम हमारा चला हुआ है और उसमें आर्मी एनडीआरएफ के हैं और हमारे साथ आर्मी वाले भी हैं और एसडीआरएफ के भी हैं, तीनों पुलिस के जवान भी हैं। सभी एक साथ लगे हुए हैं। जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है और चीज़ें हैं जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है वो लगे हुए हैं। काम देखते हैं कितना भी, क्योंकि 21 बंदों का मिसिंग बता रहे थे टोटल, जिसमें से 13 जो है अभी निकला है। हमारे संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। संजय जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त किस तरह के हालात हैं। बेहद चुनौतीपूर्ण जो हालात हैं वहाँ पर बने हुए थे। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जो राहत और बचाव कार्य के लिए एजेंसियाँ लगी हुई हैं, किस तरह से जो उनका संयोजन है वो देखने को वहाँ पर मिल रहा है। रमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन पूरे राज्य के लिए जो कुछ पिछले 4-5 दिनों में हुआ वो एक तरह से अप्रत्याशित था। चाहे वो आम आदमी की प्रतिक्रिया हो या मुख्यमंत्री की टिप्पणी हो जिसका जिक्र आपने किया। पिछले 4-5 दशकों में ऐसी न तो बारिश हुई थी और न इतना भूस्खलन हुआ था। एक ज़रूरी जानकारी ये है कि अभी शिमला में जहां इस वक्त मैं हूं, कि सोमवार को मूसलाधार बारिश में जो समरहिल घटना हुई थी, जो शिव मंदिर पूरी तरह से जमींदोज हो गया था, वहां अब से थोड़ी देर पहले एक और शव बरामद किया गया है और इस घटना में वहां मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। 14वें शव की पहचान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के रूप में हुई है और उनका शव आज राहत कर्मियों ने, एनडीआरएफ, राज्य सरकार की एजेंसियां और केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा लगातार मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन आशंका है कि यहाँ मलबे में और शव हो सकते हैं। पूरे राज्य में जहां भी भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, निसंदेह राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, राहत शिविर बने हैं, लेकिन इस घटना से अभी भी लोगों को राहत नहीं मिली है। एक अच्छी बात या सकारात्मक संदेश ये है कि पिछले 36 घंटों से बारिश नहीं हुई है, जिससे कामकाज करना आसान हुआ है राहत एजेंसियों के लिए भी और स्थानीय तौर पे भी जनजीवन थोड़ा गतिशील हुआ है। शिमला के हिमलैंड इलाके में मैं खड़ा हूं और ये वो जगह है जहां पर मुख्य सड़क के पास, जो कि इसे कहते हैं बड़ा शिमला और छोटा शिमला को जोड़ने वाली सड़क, आप हमारी बाईं ओर देख सकती हैं कि इस सड़क पर सिर्फ छोटे वाहनों को अनुमति दी जा रही है, लेकिन राज्य में बड़े वाहन तमाम संपर्क मार्गों पर बंद हैं और जो ग्रामीण इलाके के सैकड़ों संपर्क मार्ग हैं वो पूरी तरह से अभी भी बाधित हैं। हमारे बाईं ओर एक बहुत बहुमंजिला इमारत है जिसे पिछले दिनों खाली कराना पड़ा क्योंकि यहाँ हिमस्खलन हो गया और उसके बाद ये डर पैदा हो गया है कि ये इमारत गिर सकती है। ये एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ऐसी कई जगह, कई जिलों में ऐसी घटनाएं या सूचनाएं आई हैं जहां इमारतें खतरे में पड़ गई हैं और उनको या तो तत्काल तौर पे खाली कराया गया है या वहां पर हाई अलर्ट लगाया गया है और लोगों को आसपास के या तो राहत केंद्रों में भेजा गया या लोग खुद ही सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। राज्य सरकार की ओर से उसके मंत्री, मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था और आपने जानकारी दी, कांगड़ा, मंडी, इन इलाकों का दौरा किया है। कांगड़ा में चूंकि पौम डैम का पानी करीब करीब 27 ग्राम पंचायतों में भर गया था, कम हो रहा है, लेकिन वहां अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है जिसमें सेना और उस सेना के रैपिड बोट, एनडीआरएफ ये काम कर रहे हैं और वहां मुख्यमंत्री ने एक घोषणा भी की कि हम लोगों की सहायता के लिए पैकेज देंगे। इसके अलावा अभी सूचना जो प्राप्त हुई है, जी बताइए। जी संजय जी, आप नजर बनाए रखे हैं। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद भाखड़ा और पौंग से पानी छोड़ने के कारण पंजाब के 5 जिले होशियारपुर, रूपनगर, गुरदासपुर, कपूरथला और फिरोजपुर फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। होशियारपुर में स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। यहां बचाव के लिए सेना और एनडीआरएफ को उतारना पड़ा है। विशेष अभियान के दौरान कुल
766 लोगों को बचाया गया। इनमें से 213 को हेलीकॉप्टर, 422 को बोट और 131 लोगों को अन्य माध्यमों से निकाला गया। ब्यास और सतलुज किनारे के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई जगहों पर नदी का रुख बदल गया है, जिससे गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। होशियारपुर और गांव बेला ठाकरा और मनसनूर में कच्चे बांध टूटने से पानी गांव में घुस गया है। लोगों को सरकारी स्कूलों, सत्संग घरों में शिफ्ट किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। पंजाब के साथ लगते इंदौरा उपमंडल में भी 493 लोगों को बचाया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकासनगर तहसील के लांघा जाखन गांव में भूस्खलन के कारण 15 घर और 7 गौशालाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। मकानों में दरारें आती देख प्रशासन ने लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। प्रशासन, SDRF और पुलिस की टीम बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ओबीसी समाज के उत्थान के लिए एक के बाद एक कई फैसले लिए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि विश्वकर्मा योजना में लोगों की भागीदारी बढ़े। ओबीसी मोर्चा इसके लिए अपनी भूमिका निभाएगा। 13,000 करोड़ का बजट प्रावधान दिया गया इस पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर। पहले चरण में 18 प्रकार के पारंपरिक व्यापार को कवर किया जाएगा, ताकि उनके आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन जो है उनके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी दिए जाएंगे। 17 सितंबर से लेकर 17 सितंबर जो विश्वकर्मा जयंती जो हम मनाते हैं, उसी दिन हमारा प्रधानमंत्री का जन्मदिन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के तोहफे के नाते इतनी बड़ी समाज को आज पीएम विश्वकर्मा का योजना जो लागू किया, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा देश भर में इनको बड़ी पैमाने से विश्वकर्मा जयंती मनाएंगे और इन वर्ग के लोगों को भी हम इनका इसमें जरूर नामांकन करेंगे। डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि मोदी सरकार में केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नवोदय में ओबीसी के बच्चों को प्रवेश मिला है। उन्होंने कहा कैबिनेट में 27 सदस्य ओबीसी समाज से शामिल किए गए हैं। पिछले वर्ष में लगभग 4 लाख केंद्रीय विद्यालय, नवोदय पाठशाला, सैनिक स्कूल और न्याय विश्वविद्यालय में उनको एडमिशन मिला गया। उसी माध्यम से लगभग 4,500 हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को MBBS और हिंदी में पहली बार उसको एडमिशन मिला। इस तरह 27 ओबीसी समाज के लोगों को यूनियन कैबिनेट में भागीदार बनाना किस तरह ओबीसी समाज का मान, सम्मान, गौरव बढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ वो मोदी जी से ही मुमकिन हुआ। और अब बड़ी खबर आ रही है, चंद्रयान 3 ने कामयाबी की ओर एक और कदम बढ़ाया। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ लैंडर इस मॉड्यूल से अलग हो गया है। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक अलग हो गए हैं और इसके बाद इस अहम पड़ाव के बाद एक अलग यात्रा पर चंद्रयान 3, जो कि इतिहास रचने के कगार पर है और बेहद उत्साह का माहौल है, क्योंकि आज का ये जो पड़ाव है ये बेहद अहम है। तमाम वैज्ञानिक, तमाम जो लोग इसमें लगे हुए हैं, उनके मेहनत की एक ये बड़ी सफलता और अब बेसब्री से आगे की यात्रा का इंतज़ार, क्योंकि भारत इतिहास दर्ज करने के कगार पर है और लगातार ये जो बड़ी कामयाबी है ये अपने आप में इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब का जो सफ़र है उस पर बेसब्री से सबकी निगाहें लगी हुई हैं। पूरे विश्व की निगाहें इस पर लगी हुई हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस दिशा में हासिल करने जा रहा है। हमारे संवाददाता आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, कुछ ही देर पहले आपने बताया था कि संभवतः ये अलग हो गया है और अब यह खबर आ रही है कि सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो गया है और एक अब अगली नई सफल यात्रा की ओर रवाना। किस तरह से इसे देख रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल रमा, अब औपचारिक तौर पर इसरो ने ऐलान कर दिया है कि लैंडर अलग हो चुका है। लैंडर मॉड्यूल ने
संदेश दिया है प्रोपल्शन मॉड्यूल को और उसका शुक्रिया अदा किया है। इसरो ने जो बहुत ही दिलचस्प तरीके से जो संदेश दिखा है, थैंक्स फॉर द राइट मेड, थैंक्स फॉर द राइट मेड, यानी अभी तक सफर के लिए लैंडर ने प्रोपल्शन मॉडल का शुक्रिया अदा करते हुए अब आगे बढ़ गया है। देखिए 34 दिनों तक ये दोनों एक साथ सफर कर रहे थे और आज प्रोपल्शन ने लैंडर को यानी विक्रम को चांद के दहलीज तक पहुंचा दिया है और ये 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में अब इसरो अगले 6 दिनों तक नए ऑपरेशन करेगा ताकि सॉफ्ट लैंडिंग सफल रहे। देखिए बहुत बड़ा कदम भारत के लिए, क्योंकि अब तक का जो सफर रहा चंद्रयान 3 मिशन का, ये वो बहुत कामयाब सफर रहा और इसरो ने इस मिशन को एक चुनौती के तौर पर तैयार किया था, क्योंकि इसरो ने इस मिशन में चंद्रयान 2 में जो कुछ फेलियर्स नजर आए, चंद्रयान 2 में जो कुछ कमियां रह गई थी, उनके फेलियर्स को देखते हुए, उनसे सीखते हुए इस मॉड्यूल को, इस मिशन को तैयार किया था। तो अभी इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की जाए, यानी 23 अगस्त शाम 5:45 के आसपास अगर सॉफ्ट लैंडिंग सफल हो जाती है इसरो के जो तय ऑपरेशन के जरिए, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा कदम होगा अंतरिक्ष के क्षेत्र में और विश्व के चौथा बड़ा देश बन जाएगा भारत। अभी तक रूस, अमेरिका और चाइना ने इस तरह के मिशन कामयाब किए हैं और अब भारत की कामयाबी 23 तारीख को कामयाबी के बाद भारत चौथा बड़ा देश बन जाएगा जो सॉफ्ट लैंडिंग को सफल पूर्ण तरीके से दुनिया के सामने दर्शाएगा। तो लैंडर विक्रम आगे बढ़ रहा है और प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है अपनी ऑर्बिट में रुक गया है और वो भी अभी चांद की चक्कर काटता रहेगा, जबकि लैंडर जो है रोवर के साथ, रोवर जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है, जो एक छोटा सा रोबो है, 25 किलो वजन का रोबो है लैंडर के अंदर, इसको अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ रहा है और अब इसरो जो है ब्रेकिंग और वेलोसिटी रिडक्शन और वेलोसिटी को घटाने की प्रक्रिया और जो इसकी गति है उस गति को घटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो और 2 दिलचस्प ऑपरेशन होंगे 23 तारीख से पहले, और 23 तारीख को जब ये लैंड होगा तो लैंडर अपने पास जो पेलोड्स हैं और रोवर के पास जो पेलोड्स हैं, इन तमाम पेलोड्स के जरिए जो तय एक्सपेरिमेंट इसरो ने तय किया था, ये तमाम एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देगा। बिल्कुल आयशा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 34 दिन का सफर इन दोनों ने साथ तय किया, अब 6 दिन जो है अकेले जो विक्रम है वो तय करेगा। किस तरह से दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला ये 6 दिन का सफर होगा, किस तरह की चुनौती इसमें और किस तरह का ध्यान रखा गया है, क्योंकि आप एक टेक्निकल लैंग्वेज इसमें बता रही थी कि मोमेंट ऑफ टेरर भी इसमें होता है, उसको किस तरह से बताना चाहेंगे और उससे निपटने के लिए किस तरह की सावधानियां जो है बरती गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत दिलचस्प होगा, इसरो के सामने चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि इस वक्त लैंडर जो है एक हॉरिजॉन्टल लेटे हुए पोजीशन में घूम रहा था चांद के ऑर्बिट में, चांद के कक्ष में। तो अब इसको एक 90 डिग्री के पोजीशन में, यानी उसके पैर चांद के सतह के और मोड़ने हैं, तो इसको अब एक 90 डिग्री एंगल में मोड़ा जाएगा और ये जो है डी ऑर्बिटिंग का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो इसरो के लिए जो आखिरी 15 मिनट होते हैं 23 तारीख को जब ये लैंड होना है, तो ये 15 मिनट जो है 15 मिनट्स ऑफ टेरर साइंटिस्ट कहते हैं, यानी इस वक्त जब लैंडर धीरे धीरे साउथ पोल की जो तय निर्धारित स्थान पर लैंड होगा, उस वक्त इसरो के सामने ब्रेकिंग सिस्टम जो है, जो थ्रस्ट लगे हुए हैं इस लैंडर में, इन थ्रस्ट को कंट्रोल करना, क्योंकि इस बार लैंडर में जो है सिर्फ 4 थ्रस्ट लगे हैं, क्योंकि और पिछली बार जो है 5 थ्रस्ट लगे हुए थे, और गलती ये हुई थी कि इन 5 थ्रस्ट में से एक थ्रस्ट की वेलोसिटी कम नहीं कर पाया था इसरो, यानी उसकी गति कम नहीं हो पाई थी। तो इस बार 4 इंजन थ्रस्ट लगे होने के चलते इसरो को यकीन है कि इसकी वेलोसिटी जो है
जिस हिसाब से कम करना है, जिस गति को जिस तरह से कम करना है, वो आसानी से कम कर लेंगे। और दिलचस्प बात ये भी होगी रमा, जैसे जैसे लैंडर चांद के करीब पहुंचेगा, करीब 30 किलोमीटर ऊंचाई के ऑल्टीट्यूड पर पहुंचेगा, यानी आप अंदाजा लगाइए दिल्ली से नोएडा सेक्टर तक कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी की ऊंचाई तक जब पहुंचेगा, तो उस वक्त ये पूरे चांद का एक जायजा लेगा, यानी मधुमक्खी की तरह चांद की ओर घूमेगा और अपनी जगह तलाशेगा, क्योंकि इसमें वो तमाम सेंसर लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के जरिए वो तमाम इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो लैंडर अपने आप इसको ढूंढ ले, अपनी लैंडिंग की जगह को ढूंढ लेगा। और खास बात यह है कि इस बार लैंडर में विशेष कैमरा, विशेष सेंसर जो है वो इस तरह के सेंसर है कि अगर ये लैंड होने के बाद भी, तो मान लीजिए कि अगर लैंडर के पैर में कहीं कोई हर्डल आता है, कहीं कोई मुश्किलें पैदा होती है, तो ये अपने आप उसको करेक्शन भी कर सकता है। तो ये इसीलिए इसरो कह रहा है कि इस बार गलती होने की जो संभावना है वो बेहद कम है, और यही वजह है कि इसरो को इतना यकीन है कि इस बार का जो सॉफ्ट लैंडिंग होगा वो कामयाब होगा। और खास बात ये भी है रमा, देखिए पिछली बार का जो लैंडिंग दायरा था, जिस तरह से इंटीग्रेट किया गया था सिस्टम को, लैंडिंग दायरा बहुत कम था और इस बार उस दायरे को बढ़ाया गया है। तो ये जो है लैंडर अपने तरीके से कैलकुलेट करते हुए इस दायरे के अंदर ही उतरेगा जो इसरो ने तय किया है। तो भारत जैसे कि मैंने बताया चौथा बड़ा देश हो जाएगा जो साउथ पोल तक पहुंचेगा। देखिए साउथ पोल तक सूरज की रोशनी पहुंचना बहुत मुश्किल है चांद पर, और यहाँ पर कम एक्सपेरिमेंट हुए हैं और ये जो है भारत के लिए और अंतर्राष्ट्रीय साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। क्योंकि हालांकि स्पेस की रेस हम देखते हैं कई देशों के बीच, वो भले ही जियोपॉलिटिकल तरीके से देखी जा सकती है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी जो है अपने तमाम मिशन को ट्रांसपेरेंट रखते हैं और तमाम डेटा आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ताकि इस डेटा के जरिए साइंटिफिक कम्युनिटी अलग अलग रिसर्चेस जो है उसे उन रिसर्चेस में इस्तेमाल कर सके। रमा बिल्कुल आयशा, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी बधाई दी है। आप बता रही थी जो इसरो चेयरमैन की जो प्रतिक्रिया थी उनका भी आपने बताया, बेहद उत्साह इस पूरी टीम में वहां पर दिखाई दे रहा है। एक बड़ी उपलब्धि भारत की है और पूरे विश्व भर के जो साइंटिस्ट हैं उनकी निगाह भी इस पर लगी हुई है। आपसे आगे भी जानना चाहेंगे, लेकिन ये भी जानना चाहते हैं कि कितने वैज्ञानिकों की टीम और कितने समय की ये मेहनत जो लगातार अब रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये बहुत बड़ी टीम है इसरो की। अगर हम ये कहें कि इसमें पूरा इसरो जो संगठन है शामिल है तो गलत नहीं होगा। देखिए जैसे ही चंद्रयान 2 का जो मिशन पिछले 2017 में नाकाम रहा, उसके बाद से उसके दूसरे दिन से ही चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू हो चुकी थी। यानी पिछली टीम और इस बार की टीम ने मिलकर इसको तैयार किया है और इस मिशन की तैयारी में हालांकि जो लीड टीम है उसमें 6 सदस्य हैं। इसरो के चेयरमैन के अलावा जो चंद्रयान 3 मिशन डायरेक्टर है और उनकी जो पूरी 6 सदस्य की विशेष टीम है वो इस पूरे कार्य को संभाल रही थी। लेकिन इसरो संगठन का एक साइंटिस्ट और एक जो शख्स है इस चंद्रयान मिशन से जुड़ा हुआ है। और खास बात ये भी है रमा कि इसमें कई महिलाओं का योगदान भी है। लेकिन चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर रितु करिदाल जी, और इसमें उनके जो आइडियाज हैं, उनकी जो प्लानिंग है वो भी शामिल थी। और जो फीडबैक जो इसरो चंद्रयान 2 ने दिया था और इस फीडबैक के जरिए चंद्रयान 3 तैयार हुआ है, जो मॉड्यूल तैयार किया गया है, ये तमाम चीजें जो है पिछले चंद्रयान 2 के जो फेलियर थी, यानी जो शॉर्टकमिंग फेलियर नहीं कहा जा सकता चंद्रयान 2 को, क्योंकि ये 98% सक्सेसफुल रहा और आज भी इसका ऑर्बिटर जो है चांद की कक्ष में घूम रहा है। और हालांकि जो चंद्रयान 2 का लैंडर थोड़ा टिल्ट होने की वजह से इसका संपर्क जमीन से टूट गया था, तो ये 98% कामयाब ही माना जाता है। तो ये चंद्रयान 2 की पूरी टीम मिलकर चंद्रयान 3 में वो तमाम फीडबैक दिए हैं और तमाम वो मॉड्यूल तैयार किए हैं जिसके चलते ये मिशन कामयाब रहा। तो इसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। और जो क्षण हम देखते हैं रमा इसरो में, जब भी कोई लैंडिंग होती है, जो रॉकेट लॉन्चर होता है,
एक गर्व का माहौल नजर आता है। और आजकल इसरो तो श्रीहरिकोटा में जब भी कोई लॉन्च होता है तो विजिटर्स गैलरी यानी भारतीयों को, लोगों को इस गैलरी में आने की इजाजत भी देते हैं जहाँ से वो सीधे लाइव लॉन्च देख सके। तो ये एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिससे हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। बिल्कुल, उत्साह के साथ साथ ये गर्व का भी विषय है। आयशा, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और मीडिया प्राइम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओडिशा के पुरी में ब्लू फ्लैग समुद्र तट पर मेरी माटी मेरा देश थीम पर तैयार रेत से बनी सुंदर कला देखी। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने इसे बनाया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के पुरी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया। इसके साथ ही पंच प्रण प्रतिज्ञा भी इसमें भी भाग लिया। पुरी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत पंच प्रण प्रतिज्ञा में वित्त मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा हमारे अंदर पैदा की गई गुलामी की मानसिकता से खुद को मुक्त करने की जरूरत है, तभी भारत 2047 तक एक विकसित देश बन सकेगा। विदेशियों का राज्य के समय जो गुलामी के मानसिकता हमारे अंदर डाला गया है, उसको निकालने में हम कोशिश करना चाहिए और निकालना आवश्यक है। तब ही बनेगा 2047 में भारत देश एक विकसित देश बनेगा। आप सब लोग को भारत का गर्व महसूस करने का एक माहौल तब ही बनेगी। अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के पूर्व महानिदेशक VS अरुणाचलम का बुधवार को निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। कैलिफोर्निया में उन्होंने अंतिम सांस ली। 2015 में अरुणाचलम को वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए DRDO के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला और रक्षा मैटेरियल अनुसंधान प्रयोगशाला तक में सेवाएं दी थी। अरुणाचलम वर्ष 1982-92 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे थे। इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए उन्हें 1980 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1985 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर VS अरुणाचलम के निधन पर दुख जताया है। PM मोदी ने कहा कि डॉक्टर VS अरुणाचलम का निधन वैज्ञानिक समुदाय और सामरिक दुनिया में एक बड़ा खालीपन छोड़ गया है। ज्ञान अनुसंधान के प्रति उनके जुनून और भारत की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में योगदान देने के लिए उनकी बहुत सराहना की जाती है। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति संवेदनाएं। लोकायुक्त अधिकारियों ने कर्नाटक के 48 जगहों पर छापेमारी की है। बीदर, धारवाड़, कोडागु, रायचूर, दावणगेरे और चित्रदुर्ग समेत 48 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। दावणगेरे में बेंगलुरु महानगर पालिका के एक पूर्व इंजीनियर, बीदर में एक कांस्टेबल और कोडागु में एक उप जिला अधिकारी उन लोगों में शामिल हैं जिन पर लोकायुक्त ने छापा मारा है। लोकायुक्त अधिकारियों ने मधिकेरी जिले में एक जिला अधिकारी के यहाँ भी छापा मारा। मैसूर शहर और जिले के विभिन्न हिस्सों में तलाशी जारी है। हरंगी जलाशय अधीक्षक अभियंता के आवास पर ऑडिट तलाशी ली जा रही है। वहीं कोडागु में लोकायुक्त ने प्रियापट्टन में एक जिला कलेक्टर के आवास की तलाशी ली है। महादेवपुरा डिवीजन के एक राजस्व निरीक्षक के बेंगलुरु के बन शंकरी स्थित आवास पर भी छापेमारी हो रही है। वहीं धारवाड़ में बेलगाम निगम सहायक आयुक्त के आवास पर तलाशी ली जा रही है। अधिकारी उनके आवास पर
दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। लोकायुक्त इन अधिकारियों पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे हैं। इन अधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है। आगे बढ़ेंगे। यूपी के बलिया जिले के बसंतपुर गांव से शनिवार को लखनऊ एटीएस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। ये सभी एक झोपड़ी में संगठन की गोपनीय बैठक कर रहे थे। उनके कब्जे से नक्सल साहित्य, पर्चे, हस्तलिखित संदेश, एक लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, एक 9mm पिस्टल सहित अन्य सामान बरामद हुए। ये अब तक के सबसे हार्डकोर के नक्सली बताए जा रहे हैं। ये सरकार के खिलाफ बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में तारा देवी उर्फ मंजू उर्फ मनीषा भी शामिल है। ये जंगलों में नक्सल ट्रेनिंग ले चुकी है। इसके अलावा लल्लू राम उर्फ अरुण राम, सत्य प्रकाश वर्मा, राम मूरत तथा विनोद साहनी की गिरफ्तारी हुई है। जिले में 15 वर्ष बाद नक्सली गतिविधि की घटना से प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अधिकारियों के अनुसार पूर्व में हुई नक्सली घटनाओं में शामिल नक्सलियों से ये खूंखार माने जाते हैं। अभी तक कई सदस्य अंडरग्राउंड रहकर अपनी गतिविधियों में लगे हुए हैं। और अब बात करेंगे G20 देशों के बीच हो रहे कार्य समूह बैठकों का। गुजरात के गांधीनगर में आज से G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। 19 अगस्त तक चलने वाली बैठक में 3 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया सहित सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा उपायों के अलावा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना शामिल है। इसके साथ ही डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार पर भी चर्चा होगी। बैठक में संयुक्त सत्र और अतिरिक्त कार्यक्रम भी होंगे। गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की साइडलाइन इवेंट बैठक के तहत पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन गांधीनगर में हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय मिलकर पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। WHO के महानिदेशक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि भारत में योग सहित आयुर्वेद के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा का एक समृद्ध इतिहास है जो प्रभावी साबित हुआ है। गांधीनगर में WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये वैश्विक शिखर सम्मेलन पारंपरिक और पूरक चिकित्सा के एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में बोलते हुए आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पहली बार आयोजित होने वाला ये पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन अपने आप में बेहद अहम है। उन्होंने कहा सम्मेलन के जरिए पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक स्वास्थ्य के साथ एकीकृत करने में मदद मिलेगी। और केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में 14,903 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी गई है, जो तकनीकी रूप से सशक्त भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसका मकसद कौशल, साइबर सुरक्षा और उच्च क्षमता की गणना में डिजिटल पहल को बढ़ावा देने के साथ लोगों के लिए प्रौद्योगिकी को सुगम बनाना है। बुलेटिन के आखिर में देखते हैं आज का न्यूज लेंस, जिसमें जानेंगे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार से क्या होंगे लाभ। आप लीजिए इस जानकारी का आनंद और मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। नागरिकों को डिजिटल सेवाएं मुहैया कराने के लिए 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बेहद सफल साबित हुआ है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार करते हुए 14,903 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ पूर्व में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत 6.25 लाख IT पेशेवरों को नई प्रौद्योगिकी के हिसाब से कुशल बनाया जाएगा और उनके कौशल को निखारा जाएगा।
साथ ही सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण कार्यक्रम के तहत 2,65,000 लोगों को सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। उमंग प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में उपलब्ध 1700 से अधिक सेवाओं के साथ ही 540 अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध होंगी। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत पहले से ही स्थापित 18 सुपर कंप्यूटरों के अतिरिक्त 9 और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम बहुभाषा अनुवाद उपकरण भाषिणी को 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में शुरू किया जाएगा, जो फिलहाल 10 भाषाओं में उपलब्ध है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का आधुनिकीकरण किया जाएगा और इसमें 1787 शिक्षण संस्थानों को जोड़ा जाएगा। डिजी लॉकर के तहत डिजिटल दस्तावेज सत्यापन सुविधा अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को और अन्य संगठनों को भी उपलब्ध होगी। इससे छोटे और मंझोले कारोबारियों को दस्तावेजों को प्रमाणित कर कर्ज और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। विस्तारित डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के 1200 स्टार्टअप को सहायता दी जाएगी। साथ ही कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। 12 करोड़ कॉलेज छात्रों के लिए साइबर जागरूकता पाठ्यक्रम चलाने का भी फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र के साथ 200 से अधिक साइटों के एकीकरण और उपकरणों के विकास सहित साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई पहल शुरू की जाएगी। ऐसे में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा और हमारे आईटी पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।